नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खड़गे ने केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन अभियान पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी भारत में तानाशाही चाहते हैं। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए 5 दिग्गज नेता, भाजपा का सू पड़ा साफ, एक के बाद एक 5 बड़े झटके, मध्य प्रदेश में भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से फ्लॉप हुई अमित शाह की रैली, जनजातीय सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटा पाई भाजपा, जिसके बाद अमित शाह नाराज। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी में जाओ दाग हटाओ, तेजस्वी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा यही है नरेंद्र मोदी की असलियत। और साथ ही साथ खबर में आपको आगे बताएंगे कि एक देश एक चुनाव पर राहुल गांधी का केंद्र पर अटैक, कहा संघ और सभी राज्यों पर हमला। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से बीजेपी को 2024 में होगा बड़ा नुकसान और इंडिया गठबंधन की बन जाएगी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी भारत में तानाशाही चाहते हैं, खड़गे ने केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन अभियान पर बोल दिया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। खड़गे ने कहा कि सरकार इसे लागू करके देश को तानाशाही में बदलना चाहती है। खड़गे ने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में बदल जाए। उन्होंने लिखा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति बनाने की ये नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। भारत के संविधान में कम से कम 5 संशोधनों की आवश्यकता होगी और लोगों के प्रतिनिधित्व में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। अधिनियम 1951 निर्वाचित लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ स्थानीय निकायों के स्तर पर शर्तों को छोटा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठा दी है केंद्र सरकार ने, जिसकी अपनी कई सारी खामियां हैं। दोस्तों, अगर एक बेनिफिट इसका देखा जाए तो यही होता है कि इसमें चुनाव का खर्च कम आएगा, लेकिन क्या एक लोकतंत्र में, जिसको कि वाइब्रेंट लोकतंत्र कहा जाता है भारत को, क्या इस लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पैसे को बचाने का सोचना चाहिए? अगर पैसे बचाने ही हैं तो कई सारे कार्य ऐसे होते हैं, मूर्ति बनवाने का कार्य होता है या कुछ सारे ऐसे कार्य होते हैं जो फिजूल खर्ची में आते हैं, जिनको रोका जाना चाहिए, ना कि ये कि चुनाव जो कि एक लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसी के खर्चे को कम करने की सोची जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन जब मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश और लोकसभा चुनाव के एक साथ चुनाव करा दिए जाएं और उसके 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, तो उस स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश 4.5 साल बिना सरकार के रहेगा या फिर 4.5 साल केंद्र सरकार उस पर अपना राज चलाएगी? इस स्थिति का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और अगर केंद्र सरकार 4.5 साल अपना राज चलाएगी तो क्या उत्तर प्रदेश को अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं रहेगा? क्या 4.5 साल बिना किसी प्रतिनिधि के उत्तर प्रदेश बैठा रहेगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को एक साथ 5 झटके, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए 5 दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में दल बदल का सिलसिला जोरों पर है और इसी कड़ी में शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहद खास माना गया, क्योंकि राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता और मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जोर रखने वाले 5 दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ले ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल हुए इन नेताओं में उत्तर प्रदेश के नेताओं तक की एंट्री हुई है और इनमें यूपी के ललितपुर से पूर्व सांसद सुजान सिंह के बेटे और बसपा सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके गुड्डू राजा बुंदेल हैं। तो दोस्तों, एक के बाद एक कई सारे नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि जब कर्नाटक का चुनाव था तो भी इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिला था। सभी पार्टियां जो है यहाँ पर अपना अपना तैयारी कर रही थी, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। और दोस्तों, जब पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने लगे तो इसका मतलब इंटरनल रिपोर्ट जो आ रही है वो कांग्रेस के हित में आ रही है और कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आपको बता दें कि जितने भी
नेता भाजपा छोड़ रहे हैं वो सब भाजपा में कथित भ्रष्टाचार का ही आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ कई सारे गंभीर आरोप जो सिंधिया खेमा के नेता हैं उनको लेकर के भी लगाए जा रहे हैं कि उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा के जो अपने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में भी यहाँ पर निराशा उनके आंखों में दिखाई दे रही है और यही कारण है कि नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में अमित शाह की रैली फ्लॉप, जनजातीय सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटा पाई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ नहीं। ऐसा ही नजारा शनिवार को भाजपा के जनजातीय सम्मेलन में देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह के जनजातीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पिछले 1 महीने से कवायद जारी होने के बाद भी अमित शाह की अपेक्षा के अनुसार भाजपा भीड़ नहीं जुटा पाई। वहीं भाजपा के 2018 के चुनाव में प्रत्याशी रहे श्याम तांडी के कांग्रेस प्रवेश और गुरुवार को हुई घटना में भाजपा नेता के बेटा के शामिल होने से गृह मंत्री खिन्न नजर आए, जो कार्यक्रम के फेल होने में जले में नमक का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटी और इसे लेकर रायपुर से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल मच गई है। शनिवार सुबह अहमदाबाद रवाना हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश सह प्रभारी मनसुख मांडविया को रविवार को तत्काल रायपुर लौटने का निर्देश मिला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी के बावजूद भीड़ नहीं जुटा पाई भाजपा की रैली फ्लॉप हो गई, जिससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में क्या चुनावी नतीजे रहने वाले हैं उसके लेकर संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी में जाओ दाग हटवाओ, तेजस्वी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा यही है नरेंद्र मोदी की असलियत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। रविवार को बयान जारी कर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा में जाओ दाग हटवाओ। तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इन्हीं अजीत पवार के बारे में बोलते थे कि एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज पीएम उन्हीं के साथ सरकार में हैं और ईडी के केस से उनका नाम भी हटवा दिया है। यही नरेंद्र मोदी की असलियत है। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की प्रशंसा किए जाने के संबंधित ट्वीट को भी जारी किया। सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अंग्रेजों से छुटकारा मोदी जी के हाथों में देने के लिए नहीं हुआ। पिछले 75 सालों में इसी दिन के लिए आज़ादी नहीं मिली थी। पहले राजा को हटाया, अब देश में एक ही राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। बिहार में पहले बीजेपी को हम लोगों ने हराया। बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी, हम लोगों ने बिहार में इसको रोका। बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर अगुवाई की। बीजेपी डरी हुई है और घबराहट में है। जनता मजबूत विकल्प चाहती है और हम इसे तैयार कर रहे हैं। गठबंधन में कमेटी बन गई है और जल्द ही सभी फैसले लिए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक देश एक चुनाव पर राहुल गांधी का केंद्र पर अटैक, कहा संघ और सभी राज्यों पर हमला। जी हाँ दोस्तों, जब से मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पैनल की घोषणा की है तब से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान की आलोचना की। राहुल गांधी ने इसे भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया। बता दें कि 2 दिन पहले सरकार एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल की घोषणा कर चुकी है। केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव अभियान पर राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, भारत यानी भारत राज्यों का एक संघ है और यहीं पर एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस का हमला। सुरजेवाला बोले सीएम पैनिक मोड में, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बजने में अभी कम समय बचा है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दंगल मध्य प्रदेश में तैयार हो गया है। सियासत की पिच पर आला कमान से लेकर लोकल स्तर तक कांग्रेस और बीजेपी पूरी जो आजमाइश में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में रीवा के चित्रकूट में निकल रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी महासचिव और कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा है, बीजेपी आखिर किस बात के लिए आशीर्वाद मांगने निकली है? 20,489 किसानों की आत्महत्या, 48,000 बेटियों से दुष्कर्म, परीक्षाओं में फर्जीवाड़े या दलित आदिवासी अत्याचारों के लिए आशीर्वाद मांगने निकली है? सरकार के 18 साल के कुशासन के चलते जनता से
सिर्फ आचार संहिता का ही इंतजार कर रही है। सुरजेवाला ने कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रभारी सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों की फसलें अल्प बारिश से बर्बाद होने की कगार पर है और बिजली की कमी से किसान परेशान है, जबकि बीजेपी ऐसे समय वोट मांगने निकली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिखर रही है, शिवराज सिंह चौहान पैनिक मोड में है, इसीलिए आनन फानन में प्रदेश की संपत्ति को कर्ज में रखकर कुछ भी घोषणाएं करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने 18 साल पाप किए हों वो 30 साल में ऐलान कर कैसे प्रायश्चित कर सकता है। जेपी नड्डा अपने गृह प्रांत में हार गए हों, उनका मध्य प्रदेश में आना संकेत है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जाने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी जाने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 से पहले इन 2 सीटों पर होगी इंडिया और एनडीए से सीधी टक्कर, चुनावी समीकरण तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस सभी सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 8 सितंबर को है और इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार अब थम गया है। यूपी की घोसी विधानसभा और झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है और इन उपचुनावों को जीतने के लिए पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। यूपी और झारखंड में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की वजह से ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में इन उपचुनावों के नतीजे बेहद अहम होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन को एक घटक दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पहली चुनावी भिड़ंत होनी है। दोनों पक्षों के नेता अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने न केवल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है, बल्कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले एक नई विपक्षी एकजुटता के तहत प्रचार भी कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधिया की वजह से बीजेपी को नुकसान, बीजेपी को जोरदार झटका, 2 दिग्गजों ने फिर थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं को पार्टी बदलने का दौर जारी है और दोस्तों, आपको बता दें कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने अभी से पहले की चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार हार के बावजूद बनवा दी थी, कांग्रेस में फूट के बाद वो बीजेपी में गए थे और बीजेपी की सरकार बना दी थी, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकते हैं और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस वक्त नेताओं की कतार है। कुछ सिंधिया समर्थक नेता हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, वो सब नाराज चल रहे हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और जो सिंधिया समर्थक थे उनका आरोप यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमें जब बीजेपी में ले गए उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर जो किसानों को हित पहुंचाने वाली बात शर्त थी उसको पूरा नहीं किया, किसानों के हित में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, इसीलिए वो बीजेपी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जो पहले से बीजेपी के नेता थे वो भी सिंधिया की वजह से नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि सिंधिया समर्थक नेताओं का तवज्जो बढ़ गया है, पार्टी में उनकी भूमिका बढ़ गई है, उनकी वैल्यू बढ़ गई है और उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और दोस्तों, बीजेपी छोड़ने वाले नेता भाजपा पर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन सब का एक आरोप है जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, तो सिंधिया यहाँ पर मुसीबत बन सकते हैं भाजपा के लिए। वहीं आपको बता दें कि ये सारे नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंटरनल रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है और इसीलिए इनको भी ऐसा लग रहा है कि इनकी राजनीतिक नैया को कांग्रेस पार्टी ही पार लगा सकती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीतेगी कांग्रेस? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत की चेतावनी, 20 दिन में नहीं हुआ भुगतान तो कलेक्ट्रेट में भर देंगे गन्ना। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि 20 दिनों में किसानों के बकाए गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसान मिल को अपना गन्ना न देकर जिलाधिकारी कार्यालय पर डालने लगेगा और हम मिल में तालाबंदी कर फैक्ट्री में गेट को वेल्ड कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये धरना कई दिनों तक चलेगा।
मिलों को 20 दिन का समय दिया गया है। अगर भुगतान नहीं होता है तो किसान बजाज शुगर फैक्ट्री को गन्ना नहीं देंगे और किसान जिले में ट्रैक्टर मार्च निकालकर नाराजगी उन्होंने जाहिर करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान गन्ने को लेकर मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील में स्थित बजाज शुगर मिल पर किसानों का 220 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बकाया चल रहा है, जिसके चलते पिछले 90 दिनों में मिल के गेट पर भुगतान को लेकर किसानों का धरना चलता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मिल पर भुगतान को लेकर किसान, जो गन्ना किसान हैं, वो विरोध कर रहे हैं और अब कलेक्ट्रेट में गन्ना भर देने का चेतावनी दे दी है। राकेश टिकैत ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर। बीजेपी के आरोप पत्र पर सीएम बघेल का पलटवार। बोले 104 पन्ने के आरोप में कार्टून ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इसके जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अगुवाई वाले भूपेश बघेल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी द्वारा जारी 104 पन्नों के आरोप पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मुझे पता चला कि 104 पन्ने का आरोप पत्र जारी हुआ है जिसमें कार्टून ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वही आरोप लगाए हैं जो उन्होंने विधानसभा या बाहर जो लगाया है उसके अलावा कुछ नहीं लगाया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने रोजगार को लेकर दावा करते हुए कहा कि हम 12 से 15 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर तंजिया अंदाज में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, फिर भी वो पैसा नियम नहीं लागू कर पाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केसी वेणुगोपाल का केंद्र से सवाल। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति से खड़गे को क्यों रखा बाहर। जी हाँ दोस्तों, देश में इन दिनों एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा सुर्खियों में है। भाजपा नेता और केंद्र सरकार जहां एक और इसके पक्ष में है, तो वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित की गई समिति संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक व्यवस्थित प्रयास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज से तरफ। जालना हिंसा पर भड़के आदित्य ठाकरे। बोले सीएम में शर्म बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो गया। इस आंदोलन में 38 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए। वहीं शनिवार दोपहर 360 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। इसको लेकर आदित्य ठाकरे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनमें शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जालना में जो हुआ वो हम सभी ने देखा है। लाठीचार्ज बहुत हिंसक तरीके से किया जा रहा था, जैसे कि कोई अपने दुश्मन पर हमला कर रहा हो। ये संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री को सूचना दिए बिना पुलिस लाठीचार्ज करेगी। राज्य सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो वो इस्तीफा दे दे। वहीं दोस्तों, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि पथराव के कारण पुलिस को लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में उग्र हुआ मराठा आंदोलन। 19 बसें फूकी। सीएम शिंदे बोले आरक्षण देने में कई बाधाएं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद पूरे राज्य में माहौल गर्मा गया है। मराठा समुदाय लाठीचार्ज के खिलाफ आक्रामक हो गया है। आरोप है कि उग्र प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र परिवहन की दर्जनों बसों को निशाना बनाया है। जालना में लाठीचार्ज की घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 19 बसों में तोड़फोड़ की गई है और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा को चुनाव हारने का डर, हम यूथ को मौका देंगे। जी हाँ दोस्तों, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि पिछले बार की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। वो व्यक्ति जो सर्वे में सबसे ज्यादा जीता हुआ हो, पार्टी उसे मौका देगी। जोधपुर के बालेसर में कई कार्यक्रम में शिरकत करने आए श्रीनिवास ने जोधपुर एयरपोर्ट पर कहा कि ये जिताऊ कैंडिडेट के लिए पार्टी के स्तर पर सर्वे कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी से बड़ी खबर। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा का मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान अभियान शुरू, पूरा कैंपेन तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस का लक्ष्य 5 लाख लोगों तक पहुंचने का है। मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान अभियान के दूसरे दिन छात्र छात्राओं से हस्ताक्षर करवाए गए। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने अभियान की शुरुआत में शुक्रवार को उन्होंने की थी और मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि अभियान का मकसद छात्र छात्राओं को संविधान के प्रति जागरूक करना,
इसीलिए स्कूल कॉलेज के बाहर पर्चे बांटकर छात्र छात्राओं से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद के विशेष सत्र की रणनीति बनाने में जुटा विपक्ष, कांग्रेस चीफ ने अपने घर पर बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। जी हां दोस्तों, संसद में विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के फ्लोर लीडरों की बैठक होगी। केंद्र सरकार 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुला रही है। इसे लेकर 5 सितंबर को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है और नेता विपक्ष खड़गे के घर पर बैठक के बाद डिनर का आयोजन भी किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने फिर जीता लोकसभा चुनाव तो 3000 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, ममता बनर्जी के भतीजे ने किया दावा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की और दावा किया, यदि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी फिर से जीत गई तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी। अभिषेक ने जोर देकर कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 में सत्ता में आता है तो एक सिलेंडर की कीमत महज 500 रुपए होगी। तृणमूल कांग्रेस नेता ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में भाजपा को एक भी वोट ना दे। अगर वो चुनाव जीतती है तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो इसकी कीमत घटकर 500 रुपए कर दी जाएगी। यह हमारा आपसे वादा है और हम वादे नहीं भूलते। जलपाईगुड़ी जिले में धूपगुड़ी उपचुनाव 5 सितंबर को होना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्गज कांग्रेस नेता संग वसुंधरा राजे के मुलाकात की तस्वीर वायरल, राजस्थान में चढ़ गया सियासी पारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कई बड़े खेल होने वाले हैं। ये सवाल उस समय उठा जब दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात उदयपुर एयरपोर्ट पर हुई, जिसके बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी है कि क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। इन चर्चाओं के कांग्रेस नेता और पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक का एक ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया जिससे नए सवालों ने जन्म ले लिया है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।